ठीक है। मस्त हूँ। हेलो जी, गुड इवनिंग। पेन है ऊपर पेन? नमस्ते। क्या लग रहा है? आप मुझे आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। अच्छा, पता नहीं। तभी तबीयत तो ठीक नहीं है। हाँ, घर पर हूँ। कैसे पता चला? कैसे पता चला घर पर हूँ? अच्छा, जैकेट नहीं पहना इसलिए ना। हाँ, गांव में हो ना, यहाँ पे गर्मी है। हाँ, डॉक्टर को आज दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं मुझे ज्यादा। मीन्स डॉक्टर ने कहा कि मैं समझ गई कैसे पता चला। डॉक्टर ने बोला कि एनीमिया है आपको, बट 10 10.80 है मेरा जो एचबी है। 10.80 तो एनीमिया भी नहीं है, मतलब डॉक्टर के हिसाब से एनीमिया है। बट पता नहीं क्या हुआ है मुझे अभी तक। नहीं मिला। बेड पे तो नहीं था। खून पीजिए। किसका खून पीऊं भाई? ड्रेस से पता चला। हाँ, पता है मुझे। समझ गई मैं। खुशर फुसर से समझ गए। क्यों खुशर फुसर तो मैं वहां भी कर लेती हूँ। पता है मुझे ड्रेस से, क्योंकि मैंने आज स्वेटर जैकेट पहनानी है ना, इस वजह से। पेन नहीं मिल रहा तो फिर मैं पढ़ाऊंगी कैसे? 1 मिनट में ना खुद ही ढूंढ लेती हूँ। वेट। 6 किलो वेट कम हुआ है वैसे। कल ही चेक करवाया था। थोड़ी। रुको, पेन ढूंढ के आती हूँ मैं। ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो गई है। एनीमिया में ब्लड वेट से ज्यादा ब्लड कम होता है।
और ब्लड भी तो उतना कम नहीं है ना, मुझे 10.80 तो ठीक होता है। चार्जर निकाल दो। चलें फटाफट अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। एक्चुअली पेन गुम हो गया था, इस वजह से मिल नहीं रहा था मुझे। चलो आज लास्ट डे है ऑफर का, और नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है। आपको पता होगा, आपकी जानकारी में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिन्होंने ज्वाइन करना है कोर्स को, तो वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी फिलर फॉर्म के साथ हो जाएगी। ये लोग बोल के ज्यादा बीमार कर देंगे। अच्छा, तो कोड यूज करना है 50 नव, और आज इसका लास्ट डे है, 12 अप्रैल तक ही ये ऑफर जो है वो सीमित उसमें है, मतलब अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपका भी कोर्स खत्म होने वाला है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4th, और उसमें भी हम काफी पढ़ चुके हैं। खड़ी बोली आंदोलन हमने कल पढ़ा था, फोर्ट विलियम कॉलेज हमने कल पढ़ा था, और ये सब हमने पढ़ लिया था। गांधीवादी विचारधारा हमने थोड़ा पढ़ा था कल। आज हम देखेंगे यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। राहुल टेक केयर, ओके जी। चले स्टार्ट करते हैं रियलिज्म से। क्या है यथार्थवाद? जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है। जब इसका अभिव्यक्तिकरण कलात्मक ढंग से होता है, तब यह यथार्थवाद कहलाता है। यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द दो शब्दों यथा प्लस अर्थ के योग से बना है, जिसका अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में ग्रहण करना यथार्थवाद है। क्या बता रहे हैं? जो वस्तु जैसी है, झारखंड में मौसम बहुत खराब है, बिजली कड़क रही है, तूफान पानी सब है। अच्छा, शीला की तबीयत खराब है। शीला अपना ध्यान रखें, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, मैम की फिक्र है इसलिए पूछते हैं, बीमार करने का हम लोगों का टेंशन इंटेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ सही बात है, अगर फिक्र होती है तभी कोई पूछता है। चलो, मजाक कर रही है वो भी, कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1। यथार्थवाद साहित्य की एक विशिष्ट चिंतन पद्धति है, जिसके अनुसार कलाकार को अपनी कृति में जीवन के यथार्थ रूप का अंकन करना चाहिए। डॉक्टर बच्चन के अनुसार यथार्थवाद एक दृष्टिकोण भी है और एक पद्धति भी है। जहां तक दृष्टिकोण का संबंध है, यह रोमांटिसिज्म, मिथकवाद और काल्पनिकता के विरुद्ध पड़ता है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ है जो वस्तु जैसी हो उसे उसी अर्थ में ग्रहण करना। दर्शन, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वह विशेष दृष्टिकोण जो सूक्ष्म की स्थूल को काल्पनिक की अपेक्षा, वास्तविक को भविष्य की अपेक्षा, वर्तमान को सुंदर के स्थान पर कुरूप को और आदर्श के स्थान पर यथार्थ को ग्रहण करता है, वह यथार्थवादी दृष्टिकोण कहलाता है। गणपति चंद्र गुप्त का ये कथन देख लेना। सॉरी लेट हो गया दिनेश। ओके, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, बस हमने यही अभी पढ़ा है। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड है। ठीक है दिनेश। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से होता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान कहते हैं कि महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता है, बल्कि वह जिस परिवेश में सांस लेता है वह उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः वह उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। यथार्थवाद के दो रूप हैं, एक है बाह्य यथार्थवाद और दूसरा है भीतरी यथार्थवाद। बाह्य यथार्थवाद क्या है? इसका संबंध बाह्य जगत से होता है। इसका रूप उस वस्तु
जगत की हूबहू चित्रण करने वाला सरल वर्णनात्मक और विवरणात्मक होता है। भीतरी जो है वो मानसिक जगत पर आधारित होता है। यह जटिल, क्लिष्ट, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक और संकेतात्मक होता है। यथार्थवाद से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली या फिर रूप। आलोचनात्मक यथार्थवाद, इसमें साहित्यकार के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का महत्व अधिक होता है। घटक विसंगतियों का निषेधात्मक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण एवं प्रेरणादायक जीवन मूल्य आलोचनात्मक यथार्थवाद के तत्व हैं। समाजवादी यथार्थवाद, इसमें साहित्यकार का समाजवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है। साहित्यकार शोषित वर्ग के जीत के लिए अनुकूल वर्ग संघर्ष पर बल देता है। जीवन मूल्यों का साहित्य में चित्रण करता है। निराला की रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद के प्रभावी चित्र देखे जा सकते हैं। प्रकृति रूपी यथार्थवाद, इस यथार्थवाद के प्रवर्तक एमिली जोला और डार्विन थे। ठीक है, ये इनके नाम याद रखना, एमिली जोला और डार्विन प्रकृतिवादी यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। ये इन्होंने प्रकृति रूपी यथार्थवाद पर बल दिया। इनके नाम इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद फ्रायड और युंग के विचारों से प्रभावित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रायड और युंग दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम मनोविज्ञान के लिए। इसमें चेतन अवचेतन मन का चित्रण मिलता है। अति यथार्थवाद क्या है? फ्रायड से प्रभावित है। ये भी प्रकृतिवाद की चरम सीमा है। अति यथार्थवाद मतलब अति हो जाना। ओके, आगे है यथार्थवाद का जन्म एवं विकास। मैं मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखूंगी क्योंकि बहुत पीछे हो गई हूँ। ओके, हाँ, तो आप ऐसे करना कि कंटिन्यू रखना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा छूट जाता है, तो फिर बहुत छूट जाता है, फिर क्लासेस भी देखने का मन नहीं करता है ना। तो इसलिए बी केयरफुल कि पिछला देख लेना और नोट्स बना लेना, मीन्स हिम्मत करके, है ना। 19वीं शताब्दी में फ्रांस में एक आंदोलन के रूप में यथार्थवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, क्या रिपीट करूं? मार्क्स मार्क्यू फ्रांसे ने 1826 में पहली बार यथार्थवाद को अपने निबंध में परिभाषित किया था। 1855 में फ्रांस के कुर्वे अपने अपने चित्रों के लिए इन्होंने रियलिज्म शब्द का प्रयोग किया। हाँ, अभी जाओ, अगर जाना है तो। नहीं जाना है मीन्स अगर आपको कुछ काम है, तबीयत खराब है, तब आप जा सकते हो। अगर आप इसलिए जा रहे हो कि पीछे वाला नहीं देखा है, तब तो आपका जाना नहीं बनता। पीछे वाला नहीं देखा है, कोई बात नहीं, आप आज वाला तो देख लो, है ना। अगर कोई काम है या फिर तबीयत खराब है, तब आप जा सकते हो। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है और आप इसलिए जा रहे हो कि पीछे वाला नहीं देखा है, तो फिर आपका जाना जायज नहीं है, फिर आपको क्लास देखनी है। ठीक है, फ्लावेयर द्वारा रचित मादाम बावेरी के उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना जाता है। कुर्वे एवं फ्लावेयर यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यथार्थवादी साहित्य प्रवृत्तियां। यथार्थवाद कलाकार का जीवन क्या है का अंतर देता है, वह क्या होना चाहिए कि समस्या में नहीं पड़ता। यथार्थवादी साहित्य में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण होता है। मीन्स इसमें क्या होता है? यथार्थ मतलब यथार्थ में जीना, वर्तमान में जीना, ना अतीत में जियो ना भविष्य में जियो, वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। यथार्थवादी साहित्य में जीवन की विसंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण रहता है। यथार्थवादी साहित्य पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता है। ध्यान देंगे इसकी जो प्रवृत्तियां हैं। यथार्थवादी साहित्य में बौद्धिकता पक्ष की प्रधानता और भाव पक्ष की उपेक्षा रहती है। प्रधानता किसके? बौद्धिक पक्ष की। यथार्थवादी साहित्य में परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव बताया जाता है। परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव, है ना। और कई बार क्या होता है, परिस्थितियां मानव पर प्रभावित नहीं होती है, लेकिन यथार्थवाद में क्या है, परिस्थितियां जो है वो मानव को प्रभावित करती हैं। यथार्थवादी साहित्य में श्रृंगार, रौद्र एवं विविध रसों की अभिव्यक्ति होती है। और यथार्थवादी साहित्य में अश्लीलता और श्लीलता दोनों का समान रूप में चित्रण होता है। हिंदी साहित्य में
यथार्थवाद। अब हिंदी साहित्य में क्या है यथार्थवाद? हिंदी साहित्य में यथार्थ की प्रवृत्तियां सबसे पहले कबीर में मिलती हैं। कबीर हिंदी के पहले यथार्थवादी कवि थे, ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद ने भारतेंदु को यथार्थवाद का जनक माना है। प्रसाद ने किसको माना यथार्थवाद का जनक? भारतेंदु को। उसके बाद हिंदी आलोचना में यथार्थवाद का श्री गणेश प्रेमचंद से होता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा को जन्म दिया। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी में आलोचनात्मक यथार्थवाद और सामाजिक यथार्थवाद का प्रयोग 1950 के आसपास हुआ था। यथार्थवाद के दोष। यथार्थवाद के नाम पर निकृष्ट साहित्य परोसा गया। भोग लिप्सा, कामास काम आसक्ति, कामासक्ति मतलब आधा क होना चाहिए यहाँ। काम आसक्ति का वर्णन अधिक हुआ है, मीन्स काम वासना। एकांगिकता यानी कि जीवन के बुरे पक्ष का चित्रण। आगे है दोष बताए हैं इसके ये वाले। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? यथार्थवादी कलाकार जीवन के सुंदर अंश को छोड़कर असुंदर अंश का अंकन करता है। मीन्स सुंदर अंश को छोड़ देता है और जो सुंदर नहीं है उसका अंकन करता है ना। हमने ये पीछे भी अभी देखा था। यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। यथार्थवाद के गुण। जीवन के वास्तविकता का बोध होना, जीवन की वास्तविकता का बोध होना, सामयिक समस्याओं का चित्रण, और शोषकों के प्रति घृणा और आक्रोश का भाव, और शोषितों के प्रति करुणा का भाव, और मानवतावाद इसके गुण हैं। नामवर सिंह क्या कह रहे हैं इसमें? नामवर सिंह कहते हैं यथार्थवाद का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। इसने सुधारवादी दृष्टिकोण स्थित किया है। पाश्चात्य और यथार्थवादी साहित्यकार गानकोट, फ्लाबेयर, एमिली जोला, मोयांसा फ्राइड, यूंग और एडलर आदि। हिंदी के यथार्थवादी साहित्यकार जो हैं वो कबीर, प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला, ठीक है। और पाश्चात्य में कौन कौन है जिनके नाम ऊपर दिए हुए हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान देंगे। आगे है शिवदान सिंह चौहान क्या कह रहे हैं कि महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता, वह जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है। मीन्स वो कल्पनाओं में नहीं जीता है, रियलिटी में विश्वास रखता है। जो चीजें उसके सामने होती हैं उन्हीं चीजों को वो महसूस करता है, उन्हीं चीजों को वो देखता है। अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। मीन्स प्रामाणिकता के आधार पर चित्रण भी करता है ना। एक रचनाकार, एक कवि की बात ये कर रहे हैं प्रेमचंद। अब देखते हैं आधुनिकतावाद क्या है, मॉडर्निज्म क्या है। आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के मॉडर्निज्म का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है अनुपयोगी परंपराओं का त्याग एवं इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक दृष्टिकोण मतलब कि इसी लोक के बारे में सोचना कि यही लोक है, यही संसार है, इसी में जीना है, यानी कि अभी जियो, अभी की जिंदगी जियो, वर्तमान की जिंदगी जियो, है ना। परिभाषाएं देखते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में लिखा है कि सामान्य प्रयोग में आधुनिक शब्द को बहुत दूर तक समय सापेक्ष मान लिया जाता है। आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त स्वचेतना है। डॉक्टर बच्चन क्या कह रहे हैं? आधुनिकतावाद की मुख्य 3 विशेषताएं हैं: स्व, आत्मचेतना, आंदोलन और प्रयोग। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में पुरातन के मोह का त्याग एवं वस्तुओं तथा विचारों के प्रति उपयोगितापूर्ण नवीन दृष्टिकोण आधुनिकतावाद है। रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं प्राचीन मान्यताओं को नवीन संदर्भों में देखना आधुनिकतावाद है। अब यहाँ पर जो परिभाषाएं दी होती है ना अलग अलग विद्वानों के बारे में कि डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, है ना। तो आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे यूं ही लिख दिया है ये, है ना। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको परिभाषा दे दी जाए और आपको बोला जाए कि बताओ ये परिभाषा किसकी है या ये कथन किसका है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये रामचंद्र तिवारी का है, ये गणपति चंद्र गुप्त का है, ये डॉक्टर बच्चन का है ना। आधुनिकतावाद का उद्भव और विकास। टी.एस. इलियट की काव्य कृति द वेस्टलैंड एंड एवं जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसिस
1922 में प्रकाशित हुई इन रचनाओं को आधुनिकतावाद का आधार या बीज तत्व माना जाता है। आधुनिकतावाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आधुनिकतावाद के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। आधुनिकतावाद 1960 ईस्वी के लगभग एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ था। हिंदी में आधुनिकतावाद के जनक भारतेंदु माने जाते हैं, किंतु इसका पूर्ण विकास नई कविता में दिखाई देता है। तो हिंदी में आधुनिकतावाद के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में ध्यान देंगे, भारतेंदु माने जाते हैं, और इसका पूर्ण विकास नई कविता में दिखाई देता है आधुनिकतावाद का। आधुनिकतावाद की मान्यताएं या फिर विशेषताएं। आधुनिकतावाद में आत्मबोध, व्यक्तिकता, आत्मपरकता का भाव प्रमुख है। इस भाव के कारण ही साहित्य में विसंगतियों, अकेलेपन, संत्रास, पीड़ा, अजनबीपन आदि की अभिव्यक्ति हुई। निराशा और नकारात्मकता की प्रधानता आधुनिकतावाद का प्रमुख पक्ष है। आधुनिकतावाद में ईश्वर एवं प्राचीन मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव सर्वोपरि है। आधुनिकतावाद ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक, प्रकृति, यौन दमन आदि को स्वीकार नहीं करता। आधुनिकतावाद साहित्य के मूल में मनुष्य है। इसके साहित्य के मूल में कौन है? मनुष्य। आधुनिकतावाद में समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है ना। हमने जो कविता पढ़ी थी ना, हिंदी में भारतेंदु है। हमने कविता पढ़ी थी ना, यह दीप अकेला। यह दीप अकेला, ये दीप अकेला था या फिर कौन सी थी वो? या इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप अकेला ही था शायद, है ना? हाँ, यह दीप अकेला आगे की कविता है, और जो मुझे दूसरी याद आ रही थी वो महादेवी वर्मा की है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, वो दूसरी है। जो आगे की कविता है यह दीप अकेला, उसमें भी यही बताया गया है। मीन्स समाज की जगह व्यक्ति को पहले महत्व दिया गया है। तो आधुनिकतावाद में भी ऐसा ही है। भाषा शैली के संदर्भ में नवीन प्रयोग, नए भावबोध और लघु एवं सामान्य मानव को महत्व दिया गया। लघु मानव को महत्व, है ना। नवीन प्रयोगों को महत्व, जो हमने नवीन प्रयोग पढ़े थे ना, हमने कौन सी पढ़ी थी हमने कविता? कलगी बाजरे की। तो उसमें नए प्रयोग बताया गया था कि वो क्या कर रहे हैं, पुरानी रूढ़ियों को छोड़ रहे हैं और नई चीजों को लेकर के आए हैं, है ना। तो नए भावबोध है और लघु एवं सामान्य मानव को महत्व दिया गया है इसमें आधुनिकतावाद में। उसके बाद है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद को अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है। पोस्ट का अर्थ होता है बाद में, और उत्तर आधुनिकता अपने अर्थ में आधुनिकता की समाप्ति अथवा आधुनिकता के विस्तार की घोषणा का रूप है। उत्तर आधुनिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा। कुछ विद्वान इसे आधुनिकता की समाप्ति, तो कुछ विद्वान इसे आधुनिकता का विस्तार मानते हैं। तो कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं कि आधुनिकता यहाँ पर खत्म हो जाती है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि आधुनिकता के ही आगे वाली जो कड़ी है वो है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। आधुनिकता के अंत की घोषणा के पश्चात किया गया। अब आधुनिकता का अंत हो गया तभी तो उत्तर आधुनिकता आया ना, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तक या जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर आधुनिकता की पहली परिकल्पना अर्नाल्ड टॉयनबी ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में कहा कि आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व सन 1850 से 57 के बीच आधुनिक युग समाप्त हो गया। उस समय तक अर्नाल्ड टॉयनबी अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री के 5वें भाग में पहुंचे थे, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। उन्होंने दो यूरोपीय युद्धों 1918 से 1939 के बीच के समय के लिए उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया था। उन्होंने उत्तर आधुनिकता का मसीहा नीत्शे को माना है। ठीक है, नीत्शे या फिर नीत्शे, ऐसे इनका सही नाम लिखा जाता है। ऑन टॉयनबी के शब्दों में देखते हैं क्या है। आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार एवं भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। उनके अनुसार उत्तर आधुनिकता की चेतना विगत को एवं विगत के प्रतिमानों को भुला देने का सक्रिय उत्साह है, जिसमें समग्रता एवं तार्किकता का कोई स्थान नहीं है। जॉर्ज रिट्जर के शब्दों में
इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, उत्तर आधुनिकता का मतलब एक ऐसे काल से है, यह काल आधुनिकता की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है जिसमें समस्त कलाएं शामिल हैं। उन सभी कलाओं के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण ही उत्तर आधुनिकता है। जेम्सन के शब्दों में उन्होंने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की विशेष अवस्था के निर्माण का कारण माना है। इसमें इन्होंने बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद की अपेक्षा उपभोक्ता को विशेष महत्व दिया है। कृष्णदत्त पालीवाल कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक उत्तर आधुनिकता की ओर में लिखा है कि विज्ञान की दमनकारी खोजों से मुक्ति पाने को लेकर जो विचार 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद प्रस्तुत किया गया, उससे उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। अब है गोपीचंद नारंग के शब्दों में, इन्होंने अपनी पुस्तक उत्तर आधुनिकतावाद में लिखा है कि उत्तर आधुनिकतावाद किसी एक सिद्धांत का नहीं वरन अनेक सिद्धांतों या बौद्धिक अभिवृत्तियों का नाम है। बहुत बड़े बड़े कथन है। अरे उतना बड़े नहीं है, जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, मीन्स जब आप इसको समझ समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा बड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, बड़े मतलब कि आपको समझ आ जाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर वैसे ही आपको जरूरत नहीं है उतनी, है ना, समझने की जरूरत होती है बस। अगर समझ गए आप तो फिर हो गया। मेन बात है समझना। ठीक है, सब नोट करना होगा, मीन्स इंपॉर्टेंट तो नोट करना ही पड़ेगा ना। ये तो चाहे रहने भी देना आप। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, मीन्स इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, उनके तो आपको नोट करने ही पड़ेंगे। कृष्णदत्त पालीवाल हो गया, जेम्सन हो गया, जॉर्ज श्रिट्जर, कर लेना थोड़ा थोड़ा, मीन्स। ठीक है, इससे पहले से चली आ रही अनुपयोगी परंपराओं को निरस्त करने का प्रयास है, जो दार्शनिक समस्याओं पर भी आधारित है। अतः उत्तर आधुनिकता एक नई सांस्कृतिक अवस्था भी है, यानी आधुनिकता के बाद का युग उत्तर आधुनिक कहलाएगा। सब इंपॉर्टेंट लग रहा है तो सबको पढ़ लेना एक बार आराम से बैठ के। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ने का मतलब ये कि समझ समझ के पढ़ना है कि क्या बोला जा रहा है इसमें और किसने क्या बोला है, बस थोड़ा सा देख लेना, हो जाएगा याद। ओके, चले आगे। आल्विन टॉफलर के शब्दों में, चलो इसको तो रहने ही दो। उत्तर आधुनिकता शब्दावली का इतिहास। उत्तर आधुनिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक अंग्रेज चित्रकार JW चैपमैन ने 1870 ईस्वी में अपने चित्रों की विशेषता बताने के लिए किया था। अब है, यह साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग नहीं था। 1916 में रुडोल्फ पानवेज ने यूरोपियन संस्कृति की नाशवादी प्रवृत्तियों के लिए उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया था। 1961 में आर्नाल्ड टॉयनबी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में साहित्य के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए अर्नाल्ड टॉयनबी ने को उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यों इनको प्रवर्तक माना जाता है, तो ये यहाँ से नोट कर लेना इतना। छत पर आकर क्लास कर रही हूँ, फिर भी नो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो रही है, बार बार क्लास रुक जा रही है। मेघा, आप बाद में क्लास देख लेना फिर, ठीक है, परेशान मत हो, परेशान मत हो, बाद में क्लास देख लेना। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद को स्वीकृति मिली अमेरिका में 1950 ईस्वी में, फ्रांस में 1970 में, ब्रिटेन में 1970 में और भारत में भी 70 में। तो अमेरिका में पहले मिल गई थी 50 में, फिर 20-20 सालों के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और भारत में। ठीक है, उत्तर आधुनिकता से संबंधित विचारक फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे का जन्म
1844। नीत्शे जो थे वो जर्मनी दार्शनिक थे, इन्होंने आधुनिकता की आलोचना की थी। क्या बता रहे हैं? ये जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने आधुनिकता की आलोचना की थी। ये अति बौद्धिकता के स्थान पर रोमांटिक प्रवृत्ति के समर्थक थे। नीत्शे तार्किकता के भी विरोधी थे। नीत्शे ईश्वर की मृत्यु और धर्म के अवसान की घोषणा भी करते करते हैं। ठीक है, नीत्शे ने पूछा जाता है आपको ईश्वर की मृत्यु की घोषणा किसने की? तो नीत्शे ने। ईश्वर की मृत्यु, ऐसे अलग अलग हैं ये। ठीक है, नीत्शे, ईश्वर की मृत्यु, कलाकार की मृत्यु, इस तरह से बहुत सारे आपको आगे मिलेंगे। तो इन्होंने, नीत्शे ने की थी ईश्वर की मृत्यु की घोषणा, ध्यान देंगे। मार्टिन हाइडेगर मीन्स क्या? ईश्वर मर चुका है, ईश्वर नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो इंसान ही सब कुछ है और इंसान जैसे चाहे वैसे जी सकता है। मार्टिन हाइडेगर का जन्म जो है वो 1889 है। मार्टिन हाइडेगर जर्मन दार्शनिक थे। ये ऐतिहासिकता के विरोधी थे। इनकी मान्यता थी कि तकनीक ने मानव को अपना दास बना लिया है। अस्तित्ववाद में इनकी आस्था थी। उनके अनुसार अति बौद्धिकता मानव के लिए हानिकारक है। ये कह रहे हैं कि अति बौद्धिकता जो है वो मानव के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो किस चीज का दास हो रहा है? तकनीक, है ना, नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं। मिशेल फुको, इनका जन्म हुआ था 1926 में। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। आधुनिकता की बौद्धिकता मानव के लिए हानिकारक है। कला व जीवन के लिए नए प्रतिमान खोजने की आवश्यकता थी। विज्ञान के प्रति मोह से छुटकारा पाना। रचनाएं हैं इनकी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, द आर्कियोलॉजी ऑफ नोबेल 1969, डिसिपली एंड वनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिज्म 1975, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1986। इनकी यह पुस्तक निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। ठीक है। जॉक देरिदा या जैक देरिदा, है ना, या फिर इस तरह से भी इनका नाम लिखा जाता है, जॉक देरिदा। इंपॉर्टेंट है। जॉक देरिदा जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने यथार्थवाद पर बल दिया, विरोधी तत्वों एवं सामंजस्य पर बल दिया, एक विश्व भाषा का इन्होंने समर्थन किया। ये विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। इनके विचार से तार्किकता सीमित होनी चाहिए। जॉन फ्रांसवा लियोतार्द भी इनको कहा जाता है, 1954। उत्तर आधुनिकता आत्मा का द्वंद है। इन्होंने सार्वभौम वैधता का समर्थन किया, महिला एवं पुरुषों की समानता पर भी बल दिया, विभिन्नता का समर्थन किया। उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं देखते हैं क्या है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करता है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का पुर्जा नहीं मानकर उसे एक अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकता में ज्ञान की जगह उपभोग की प्रधानता है। सार्थक बहुलता या विभिन्नता को स्वीकार करने का भाव है। न्यायिक चेतना और स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया है। उत्तर आधुनिकता की समस्याएं देखते हैं क्या है। इसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं होता है। समालोचनात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐतिहासिकता की अनुपस्थिति हो जाती है। पीछे की ओर लौटना असंभव हो जाता है। किसी एक व्याख्या को उत्तर आधुनिकता असंभव बना देती है। इसमें सांस्कृतिक सामाजिक अनुभवों की कमी होती है। अब देखते हैं इनकी उपलब्धियां क्या हैं। वास्तविक ज्ञान पर बल दिया गया है। व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान का समर्थन किया गया है। अति बौद्धिकता से मुक्त है ये। बहुलतावाद एवं पुनर्मूल्यांकन पर बल दिया गया है। उत्तर आधुनिकता और साहित्य। काव्य रचना में अनेक अधूरी पंक्तियां होती हैं जिसे पाठक स्वयं अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर समझ सकता है। यह काव्य में विखंडनवाद से ग्रहण किया गया है। कवि
कोई एक निश्चित काव्य के लिए बाध्य नहीं है, वह मुक्त निर्माण कर सकता है। कविता मुक्त विचरण करती है, कविता विहीन होती है। दलित साहित्य नारी विमर्श, आंचलिक उपन्यास तथा उत्तर आधुनिकता का प्रमाण है। उत्तर आधुनिकता से संबंधित प्रमुख योजनाएं। विचारधारा का अंत देखें, यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं एक जगह ही। विचारधारा का अंत किसने, विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की? डैनियल बेल ने। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की? जैक दरिदा ने। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? रोला बार्थ ने। उपन्यास की मृत्यु की उपन्यास के अंत की घोषणा किसने की? लॉयन ट्रेलिंग ने। और परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन ने किया। ध्यान देंगे इसको, ये एक जगह नोट कर लेना। उत्तर आधुनिकता से संबंधित प्रमुख विचारक हिंदी साहित्यकार। फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म कब हुआ था? 1844। मार्टिन हाइडेगर 84। मिशेल फोको 1926। इनको भी नोट कर लेना। जॉक दरिदा 1930। जॉन फ्रांसवा ल्योतार्द 1926। जॉन ब्रॉदिया 1929 में जन्म हुआ इनका। और हेडन वाइट का जन्म कब हुआ? 1928 में। इनको सीक्वेंस में देख लेना किस तरीके से लगाना है। हिंदी साहित्यकार, समस्त दलित लेखक और समस्त नारी विमर्श से संबंधित रचनाएं। आंचलिक उपन्यासकार, समकालीन रचना से संबंधित समस्त रचनाकार। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर। अब देखिए आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर क्या है। अभिजनवाद कठोरता, इसमें थी आधुनिकता में। और उत्तर आधुनिकता में क्या है? जनप्रिय, उपभोक्तावाद और लचीलापन। उच्च संस्कृति और परंपराएं थी आधुनिकतावाद में। और उत्तर आधुनिकतावाद में क्या है? लोक संस्कृति, मितव्ययिता और अनुशासन था आधुनिकतावाद में। और यहां पर क्या है? मौज मस्ती। समग्रता आधुनिकता में, और उत्तर आधुनिकता में व्यक्तिवाद विखंडन। एक रूपता आधुनिकतावाद, अनेक रूपता उत्तर आधुनिकतावाद। निरंकुश सोशल आधुनिकतावाद, चयन खुलापन अवसर उत्तर आधुनिकतावाद। निश्चितता सदेहयाद संश्लेषण विखंडन। अब देखते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकना, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? एक मिनट में पानी पी लेती हूँ, वेट करिएगा। हम्म 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। सही सही।
तो परसों है भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर से प्रश्न पूछे गए थे पिछले उसमें, जो अभी एग्जाम हुआ था, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। 14 अप्रैल 1891 के इंदौर के पास मऊ छावनी में हुआ था। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनका जो परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। निधन 6 दिसंबर को 1956 में इनका हुआ। पिता का नाम रामजी वल्द मलोजी सकपाल था, बड़ा लंबा नाम है। वे मऊ में ही मेजर के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। और माता का नाम था भीमा बाई। पहली पत्नी इनकी 1906 में रमाबाई से इनका विवाह हुआ था। 1935 में निधन हो गया था। दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता, 1948 में इनका विवाह हुआ। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर, जिन्होंने विवाह के बाद सविता अंबेडकर नाम अपना लिया था। डॉक्टर सविता का निधन 2003 में हुआ। अंबेडकर के बचपन के दो नाम थे, भीम और भिवा। अंबेडकर ने अपने प्रिय शिक्षक के उपनाम पर अपना नाम अंबेडकर रखा। मीन्स अपने प्रिय शिक्षक के उपनाम पर इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, अंबेडकर। इनकी प्राइमरी शिक्षा दापोली नामक गांव महाराष्ट्र में हुई थी। मिडिल स्कूल की शिक्षा सतारा के सरकारी स्कूल में हुई थी। मुंबई में मराठा हाई स्कूल से 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1910 में एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1913 में इसी कॉलेज से बीए की शिक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है। अब उच्चतर शिक्षा इनकी कहां से हुई? गायकवाड़ छात्रवृत्ति के आधार पर 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये है विश्वविद्यालय का नाम, जहां से इन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। 1915 में एंशियंट एमए अर्थशास्त्र में किए इन्होंने, और इंडियन कॉमर्स थीसिस के साथ इन्होंने की। ठीक है। पीएचडी भी इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि इन्होंने पीएचडी कहां से की थी। ठीक है, तो हाँ, ये वाला पूछा गया था। पीएचडी इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से की है, ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट। और 1916 में अर्थशास्त्र से इन्होंने पीएचडी की थी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे पीएचडी की हैं, तो जो ये वाली है अर्थशास्त्र वाली, कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। शोध का विषय था इनका द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। ये इनका शोध का विषय था। शोध का विषय भी देख लेना। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 1916 में प्रवेश लिया। इसके बाद वे भारत आ गए। भारत आकर वे 1917 में बड़ौदा के महाराज के सैन्य सचिव बने। 1917 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 17 में बने, 17 में त्याग पत्र। प्रोफेसर पद पे कब नियुक्त हुए? 1918 में सिडनहैम कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने। साप्ताहिक पत्र मूक नायक, इंपॉर्टेंट है इनका जो पत्र मूक नायक है। प्रोफेसरी के दौरान ही कोल्हापुर के महाराज साहू से जुड़ाव हुआ। इनके सहयोग से मराठी भाषा में इन्होंने 1920 में साप्ताहिक पत्र मूक निकाला, मूक नायक। इस पत्र के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध स्वर बुलंद किया। पुनः लंदन प्रस्थान। 1920 में बड़ौदा के महाराज से छात्रवृत्ति एवं अपने एक मित्र नवल से रुपए उधार लेकर पुनः लंदन चले गए। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ
प्रिविंस क्या है ये, प्रोविंशियल डिस्ट्रिलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया से मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो ये लंदन से इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस, है ना। आगे है 1922 में लंदन ग्रेस इन बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। मीन्स उन्होंने स्टडी देखो इन्होंने कितनी की है ना। 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर डॉक्टर ऑफ साइंस यानी कि अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। 1923 में भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने फारसी मित्र नवल बथीना के सहयोग से वकील के रूप में प्रैक्टिस आरंभ कर दी। 1923 में बहिष्कृत भारत, ये पाक्षिक पत्र था। पाक्षिक पत्र का मतलब होता है जो 15 दिन के बाद निकलता है। समाचार पत्र ये मुंबई से निकाला इन्होंने। 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करवाई। 1925 में मुंबई के प्रेसिडेंसी में नेपाली नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की इन्होंने। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष AIDCA का अध्यक्ष पद इन्होंने ग्रहण किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष 1930 और 31 में लंदन में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 19 मार्च 1927 में कोलाबा जिले के महात्नगर निगम के द्वारा निर्मित छावदार तालाब, जहां अछूतों को पानी भरने की मनाही थी, वहीं पर उन्होंने विशाल जनसभा कर तालाब का पानी पिया। यही इन्हें लोगों के द्वारा बाबा साहब नाम मिला था। ध्यान देंगे, यहीं पर 24 दिसंबर 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को अग्नि में होम कर दिया, मीन्स अग्नि में जला दिया, जिससे ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों को नीचा बताया गया था। जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च बताया गया था और शूद्रों को नीचा बताया गया था। किसमें? मनुस्मृति में। अंबेडकर दर्शन की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? अंबेडकर दर्शन आपसे पूछा जाता है ना, तो इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? अंबेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी। कब उत्पन्न हुई थी? स्वाधीनता आंदोलन के बाद, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण और दमन के विरुद्ध काफी उग्र तेवर अपनाया था। अंबेडकर ने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अंबेडकरवाद नाम दिया। अंबेडकरवाद दलित समस्या को भारत की बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति से स्वीकार नहीं है। अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ वंचित अंग है। उन्होंने अपने इस भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रहित। किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्रहित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी, तो मैं दलितों के हित को जो है वो वरीयता दूंगा, या फिर प्रेफरेंस दूंगा, या फिर पहला स्थान उन्हीं को दूंगा। ठीक है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते हैं। जाति के खत्म होने का मतलब यह नहीं कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे, जबकि जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकता। अब आते हैं आगे। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन नहीं करता हो। शेष सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए ब्राह्मण के अलावा समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
अंबेडकर ने भी ये कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानव उचित गरिमा नहीं प्रदान करता तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वयं 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उनका मानना था कि इस धर्म में झूठी या नकली कल्पनाएं नहीं है। अंबेडकर सिर्फ दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करते थे, वे महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, अन्य सभी समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का काफी प्रभाव पड़ा। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण कांशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ मतलब ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेडरेशन था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 को भंग करके बहुजन समाजवादी पार्टी BSP का निर्माण किया, जो वर्तमान में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के उदाहरण है। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। अंबेडकर दर्शन, अंबेडकर के राजनीतिक विचार क्या हैं? राज्य एवं जनतंत्र की महत्ता, राज्य के प्रति आज्ञाकारिता का भाव होना चाहिए, राज्य की अनिवार्यता, संसदीय सरकार का समर्थन, सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था, दलित व्यवस्था का समर्थन किया गया, जनता की जागरूकता पर बल दिया गया, अवैधानिक नैतिकता का पालन, बहुमत की निरंकुशता को सीमित करने पर बल दिया गया। अंबेडकर का सामाजिक दर्शन क्या था? त्रयी दर्शन पर आधारित है ये। स्वतंत्रता एवं समानता, भ्रातृत्व एवं शिक्षा, बुद्ध धम्म एवं संघ। अंबेडकर ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए 3 सुझाव दिए। एक वर्गीय व्यवस्था, दूसरा अंतरजातीय विवाह, तीसरा पुरोहिताई की व्यवस्था का प्रजातंत्रीकरण। अंबेडकर का धार्मिक दर्शन, उन्होंने धर्म की अनिवार्यता पर बल दिया। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ऐसा कहते हैं। धार्मिक कट्टरता का विरोध होना चाहिए। उन्होंने धर्म निरपेक्षता पर बल दिया। धार्मिक संस्थाओं का समर्थन किया। धर्म और राजनीति में परस्पर संबंध होना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। अंबेडकर का आर्थिक दर्शन क्या था? भारत के विकास के लिए राजकीय समाजवाद को आवश्यक माना। 15 सितंबर 1938 ईस्वी को औद्योगिक बिल का विरोध किया। बीमा के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक बताया। कृषि सुधार के लिए कृषि को राज्य के प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। सामूहिक खेती पर बल दिया तथा धन का न्यायपूर्ण वितरण हो। अंबेडकर एवं मार्क्स दर्शन की समानताएं या फिर असमानताएं। समानताएं, दलितों एवं शोषितों के उद्धार पर बल दिया। वर्ग व्यवस्था का उन्मूलन, धन का न्यायपूर्ण वितरण। असमानताएं क्या थी? अंबेडकर दर्शन अहिंसा के माध्यम से सुधार चाहता है, जबकि मार्क्सवाद हिंसक क्रांति का पक्षधर है। तो अंबेडकर दर्शन में और मार्क्सवाद में, दोनों में क्या अंतर है? मार्क्सवाद जो है वो हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है, मीन्स पक्षधर है हिंसा का, और अंबेडकर दर्शन जो है वो अहिंसा का पक्षधर है, प्रवर्तक नहीं, पक्षधर। मार्क्सवाद को लोकतंत्र में अनास्था है, जबकि अंबेडकर को लोकतंत्र में आस्था है। मार्क्सवाद के चिंतन का आधार वर्ग है, जबकि अंबेडकर के चिंतन का आधार जाति है। तो यहाँ पर वर्ग को मानते हैं और यहाँ पर जाति को मानते हैं। अंबेडकर एवं गांधी दर्शन की समानता और असमानताएं। समानताएं हैं अस्पृश्यता का निवारण, दोनों में ही है अंबेडकर और गांधी में। राजनीति धर्म के आधार पर चले, दोनों ही। धर्म निरपेक्षता हो, दोनों ही कहते हैं। और शोषित एवं दलित का उद्धार हो, दोनों ही कहते हैं। भेदभाव का विरोध हो, दोनों ही कहते हैं। अब देखते हैं असमानताएं।
धर्म के प्रति गांधी जी का आग्रह नैतिक एवं आध्यात्मिक था, जबकि अम्बेडकर का व्यवहारिक आग्रह था। गांधी जी राज्य विहीनता के समर्थक थे, जबकि अम्बेडकर राज्य की अनिवार्यता अ, राज्य को अनिवार्य मानते थे। अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान के समर्थक थे, जबकि गांधी जी इसके विरोधी थे। अम्बेडकर के संबंध में प्रसिद्ध कथन, कम खाओ अधिक पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। ये इनके प्रसिद्ध कथन है। व्यक्ति से बड़ा देश है। जाति संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है। जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। कांग्रेस शासक एवं शोषितों की जमात है। ये ध्यान देंगे, पूछा गया है ये। अम्बेडकर का कथन, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ किंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। भारतीय नारी के पतन और विनाश के लिए अगर कोई कारण है तो वह मनु है, बुद्ध नहीं। मेरा झगड़ा कुछ मामलों में स्वर्ण हिंदुओं से है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। ब्राह्मणवाद एक जहर है जिसने हिंदुत्व को नष्ट किया। यदि ब्राह्मणवाद को नष्ट कर दिया जाए तो हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है। संविधान का संशोधन होना भी और बाकी है। किस प्रकार का संशोधन चाहते हैं आप? मैम स्माइल कर दो, क्यों, क्या हो गया? मनुष्य को जीवित रखने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके पास मस्तिष्क भी होना चाहिए, जिसके लिए विचारों का खाद्य आवश्यक है। बिना संघर्ष के ना तो सत्ता प्राप्त हो सकती और ना ही प्रतिष्ठा। अंबेडकर के संबंध में विद्वानों के प्रसिद्ध कथन, नेहरू के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा किए गए दमनात्मक कार्यों के विद्रोह के प्रतीक थे। नेहरू के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा हिंदू समाज की का उत्पीड़न, चीजों के खिलाफ विद्रोह के प्रति प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। डॉक्टर पीली के अनुसार अंबेडकर आधुनिक मनु और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे। एक्चुअली वीकनेस इतनी ज्यादा फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा हंसू कैसे। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई बहुत ज्यादा है ये, छोड़ देते हैं इसको यहीं पे, है ना। कल पढ़ लेंगे। अच्छा कल मुझे बताओ, कल मैं जल्दी क्लास ले लूं? जल्दी आई मीन सुबह। कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। दिख रहा है। अभी तो रेस्ट कर लूंगी। कल सुबह क्लास ले लूं मैं, अगर आप लोग रेडी हैं तो, क्योंकि शाम के टाइम मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्लास लेने का। कल मैं थोड़ा सा बिजी होंगी। स्कूल जाती हूँ। कितने बजे स्कूल जाती है? 8 बजे। कितने बजे फ्री होते हो आप? ऐसे विश। अच्छा, नहीं तो कल की क्लास में कैंसिल करनी पड़ेगी फिर। 7:30 जाते हो? अगर तो सुबह सुबह 8 बजे ले लूं तो ठीक है। नो नो, रहने दो। रहने कैसे दे सकती हूँ? शाम को तो मतलब इम्पॉसिबल है क्लास लेना फिर। ओके, चलो देखते हैं फिर क्या होता है कल। रिकॉर्डेड देख लेंगे तो क्लास में कौन होगा भाई? सारे रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप पढ़ाओगे किसको? हम्म अब तुमको क्या हो गया? जिनकी छूट जाएगा रिकॉर्डेड देख लेंगे। मेरे को लगता है अंकिता ही हो गया अकेले क्लास में। मंडे को ले लेना। हम्म
एक्चुअली कल बर्थडे है मेरा, तो शाम दिन में मैं बिज़ी होंगी। दिन दिन मतलब दिन के बाद मतलब मैं बिज़ी हूँ, सुबह का ही टाइम मेरे पास है। सुबह के टाइम कभी भी ले सकते हो। चलो देखते हैं फिर भी। तबीयत खराब है तो तुमने रोना शुरू कर दिया। हद है भाई। हुँ। हाँ, तुम्हें पता था। वो तो मैं वैसे बता रही हूँ ना, दिन में मैं बिज़ी होंगी इसलिए। चलो देखते हैं, या फिर रहने दूँगी कल मैं क्लास। हुँ। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कल की क्लास मैं नहीं ले पाऊँगी फिर, अगर शाम को लेनी होगी, मतलब शाम को मैं बिज़ी होंगी। टेलीग्राम में एसएमएस करूँगी, अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हुँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर कल तो फिर नहीं होगी क्लास, परसों छुट्टी है, संडे है, मंडे को मिलेंगे फिर। हाँ, मैं देखूँगी शीला। थैंक यू वेरी मच सबको इतना प्यार देने के लिए। हाँ, अंतिम दिवस अवतरण दिवस की अग्रिम बधाई। मैं तो अंतिम ही पढ़ लिया था। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया सूर्यकांत। चलो सभी को थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम मंडे को फिर, है ना? कल की क्लास नहीं हो पाएगी, तो फिर मंडे को मिलेंगे। पीडीएफ आपको मतलब कल तक की सारी पीडीएफ मिल गई है, आज वाली पीडीएफ आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है? हुँ, हुँ। थैंक यू। हाँ, सही है। चलें। ठीक है फिर बाय-बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। सबको बाय-बाय, गुड नाइट।